नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो गृह मंत्री अमित शाह के जिस ढंग से कश्मीर के दौरे हो रहे हैं और जैसी नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, उससे साफ है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है, मोदी सरकार कराना चाहती है। अभी संभव नहीं है तो गर्मियों में चुनाव, अगले साल गर्मियों में ये चुनाव हो सकते हैं और वो वही वक्त होगा जब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच जाएगी और ऐसे में राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती का इंतजार होगा। इससे बड़ी चुनौती तो बीजेपी मोदी सरकार के सामने है और बीजेपी पूरा अपना शतरंज की जो बिसात है, चुनावी शतरंज की, उस तरह से मोहरे अपनी फिट कर रही है कि वो जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंत्री दिला सके, पहला हिंदू मुख्यमंत्री शपथ ले सके। क्या इसमें कामयाब होंगे बीजेपी के चाणक्य? इसमें दो तरीके से देखिए काम हो रहा है। एक काम हो रहा है कि पहाड़ी समुदाय को भी, जिनकी आबादी 9,60,000 है, जिसमें से 55% हिंदू है, उनको एसटी में शामिल किया जाना की बात कही जा रही है। इसके लिए पहली बार ऐसा होगा कि भाषाई आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा काम बीजेपी स्वाभाविक रूप से तभी करेगी जब उसको चुनाव में इसका लाभ होता दिख रहा हो। अभी तक हमारे यहाँ देखिए आरक्षण शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलता रहा है, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण नहीं मिलता रहा है। केंद्र सरकार ने 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था जरूर की थी, उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ा था। अब भाषाई आधार पर संशोधन करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? मैंने बताया कि 9,60,000 हैं पहाड़ी भाषी लोग और उनको 1991 में ही एसटी में शामिल कर लिया गया था, लेकिन वो अधिकार नहीं मिल पाए थे। आरक्षण उनको सिर्फ 4% मिलना शुरू हुआ था 2004 के बाद वो भी। और अभी वहाँ पर जो देखिए स्थिति ये है कि एससी को 8%, एसटी को 10%, कमजोर सामाजिक जातियों को 4%, नियंत्रण रेखा अंतर्राष्ट्रीय रेखा निवासी को 4%, पिछड़ा क्षेत्र निवासी को 10%, पहाड़ी भाषी लोगों को 4% और ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण मिलता रहा है। तो ऐसे में अब एसटी का आरक्षण 14% हो जाएगा। खैर, इस विवाद में नहीं जाते। कुल मिलाकर ये सारी कवायद इसलिए चल रही है ताकि अपना एक तरह से दबदबा बनाया जा सके और जो वोट बैंक है उसमें से ज्यादा हिस्से को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा सके। पहले क्या होता था कि जम्मू अलग हो जाता था, कश्मीर अलग हो जाता था, लद्दाख अलग हो जाता था। तो लद्दाख की तब 4 सीटें होती थी और जम्मू की आप जानते हैं उस समय 37 सीटें होती थी और कश्मीर की 46 सीटें होती थी। तो आमतौर पर कश्मीर से बीजेपी एक भी सीट नहीं निकाल पाती थी। जम्मू में स्वाभाविक है कि 37 की 37 सीटें वो कभी जीत नहीं सकती थी। पिछली बार भी 25 सीटों पर वो जीती थी और उस समय कुल मिलाकर 87 सीटें थी, तो जीत के लिए 44 सीटें चाहिए होती थी। स्वाभाविक है कि ये सारी स्थितियां रहती तो वो कभी जम्मू कश्मीर में चुनाव निकाल नहीं सकती थी, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती थी। अब क्या हुआ? डीलिमिटेशन की पहले कार्रवाई हुई। डीलिमिटेशन में क्या हुआ कि लद्दाख आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी बनकर अलग हो गया, जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो 4 सीटें वो कम हो गई, उसमें कुछ सीटें जोड़ी गई और कुल मिलाकर अब हो गया है कि 90 सीटों की विधानसभा हो गई है। और डीलिमिटेशन के बाद ये तय हुआ कि जम्मू की सीटें बढ़कर 43 हो जाएंगी और कश्मीर की सीटें बढ़कर, घाटी की सीटें बढ़कर 47 हो जाएंगी। यानी जम्मू कश्मीर की सीटें 37 से बढ़कर 43, 6 सीटों का इजाफा। लेकिन कश्मीर की सीटों में सिर्फ 1 सीट का इजाफा, 46 से बढ़कर 47। और इस पर यह कि 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए नॉमिनेटेड होंगी, यानी वो नॉमिनेटेड होंगे लेकिन उनको वोट देने का अधिकार होगा विधानसभा के अंदर। तो ये एक बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि नॉमिनेटेड लोग किस तरफ जाएंगे, किसका पक्ष देंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये पुडुचेरी में भी ऐसा होता है, एक अन्य कुछ राज्य हैं वहाँ पर भी इक्का दुक्का नॉमिनेटेड होते हैं। पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में भी नॉमिनेटेड होते थे। अब इससे भी शायद बीजेपी को लगा कि काम नहीं बन पाए, तो पहली बार क्या हुआ, एससी के लिए वहां 7 सीटें सुरक्षित रहती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं रहती थी, यानी आदिवासियों यानी
अनुसूचित जनजाति के लिए। तो पहली बार एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई। 9 में से भी 6 सीटें जम्मू वाले इलाके के लिए आरक्षित की गई एसटी की, और 3 सीटें कश्मीर के लिए। तो आप जानते हैं कि ये 6 सीटों का झुकाव किस तरफ होगा, ये आपको समझाने या बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर गणित इस तरह का बनाया जा रहा है कि जम्मू में अगर एक तरफा परचम लहरा लेती है बीजेपी, तो कुछ निर्दलियों के दम पर वो अपने दम पर सत्ता में आ सकती है और जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिल सकता है। अब देखिए 1995 में भी एक परिसीमन हुआ था, तब जम्मू की सीटें होती थी 32, जिनमें 5 सीटों का इजाफा किया गया था और इनकी सीटों की संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई थी। और कश्मीर के सीटें होती थी 42, जिसमें 4 सीटों का इजाफा हुआ और ये संख्या बढ़कर हो गई 46। 2022 में जो नया परिसीमन होता है उसमें जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 43 हो जाती हैं और घाटी की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो जाती हैं। तो पहले जम्मू और कश्मीर के बीच में सीटों का अंतर 9 का था और अब ये घटकर सिर्फ 4 का रह गया है। वैसे तो एक कोशिश 2002 में भी एक परिसीमन की थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की तरफ से, लेकिन फारूक अब्दुल्ला उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपनी तरफ से सारी कार्रवाई करके परिसीमन पर रोक लगा दी थी और 2026 तक रोक लगा दी थी। तो अब 3 फ्रंट पर काम हो रहा है। एक फ्रंट विकास का भी है, जिसके अंदर अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 70 साल में कुल मिलाकर 14-15 हजार करोड़ 15 हजार करोड़ रुपया कश्मीर के विकास पे खर्च किया गया और मोदी सरकार ने अकेले इसका कई गुना 5 गुना 4 गुना 56,000 करोड़ खर्च कर दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि उज्ज्वला गैस योजना का बहुत बड़ा लाभ उनको मिल सकता है। देश भर में हालांकि 42% लोगों ने सिलेंडर रिफिल कराने बंद कर दिए, लेकिन पहाड़ी इलाका है, जब बर्फ पड़ती है लकड़ियां गीली हो जाती हैं और सूख भी नहीं पाती। ऐसे मामलों में पहाड़ी इलाकों में गरीबों के यहाँ जो गुजर हैं, बकरवाल हैं, SC ST के लोग हैं, वहां पर ये गैस का चूल्हा बड़ी नेमत साबित हो रहा है और इसके सहारे पार्टी चुनाव निकाल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो एक विकास का फ्रंट हो गया। एक फिर इसके साथ युवाओं को जोड़ना और ये कहना अमित शाह का कि अजान जब हो रही थी, हाँ भाषण दिया बारामूला में पहली बार, बहुत बहुत लंबे समय बाद हुआ। 35,000 लोग वहाँ का क्राउड आ सकता है और भीड़ आई थी, खचाखच भरा हुआ था। बुलेट प्रूफ जैकेट या शीशा निकाल कर फेंक दिया गया कि जनता से सीधा रूबरू होना है। एक बहन के कहने पर उनके शहीद भाई जो SPO हुआ करते थे, उनकी कब्र तक 1200 फुट ऊपर चढ़ गए अमित शाह साहब। और फिर उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अजान जब हुई तो भाषण रोक दिया, अजान खत्म हुई तो लोगों से पूछा क्या मैं भाषण दोबारा शुरू कर सकता हूँ। ये तमाम तरीके की चीज़ें, तो एक विकास का फ्रंट हो गया। एक सीटों की संख्या अपने लिए सुविधाजनक करना डिलिमिटेशन के बहाने, जैसा मैंने बताया कि जम्मू घाटी की सीटों की संख्या में 6 की बढ़ोतरी और जम्मू की सीटों की, और कश्मीर घाटी की संख्या में सिर्फ 1 की बढ़ोतरी। फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 9 सीटें आरक्षित करना पहली बार, उसमें से भी 6 सीटें जम्मू के लिए और सिर्फ 3 सीटें कश्मीर के लिए आरक्षित होंगी। और 2 सीटों का नॉमिनेशन, 2 नॉमिनेटेड, आप समझ सकते हैं उनका झुकाव। अब ये पहाड़ी जो समुदाय है उसके लिए अलग से उनको ST में शामिल कर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना। तो ये तमाम प्रयास चल रहे हैं और माना जा रहा है कि चुनाव जल्द हो सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो गुपकार था, यानी जिसके अंदर NCP नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी और कुछ दूसरी छोटी मोटी पार्टियां शामिल थी, इसमें बड़ा फ्रैक्शंस आया है। अब ये मिलकर चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं लड़ पाते, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस और PDP तो साथ आते रहे हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी साथ आते रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP भी साथ आती रही है, और इसी तरह PDP और BJP ने तो मिलकर सरकार भी बनाई थी जो बीच में पूरी चली नहीं थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कभी साथ नहीं आए हैं। तो उधर गुलाम नबी आज़ाद का रोल भी देखना पड़ेगा, वो कांग्रेस को कितना कमज़ोर करते हैं या फिर कितनी सीटें कुछ लाते हैं इधर। एक बड़ी इसमें के पीछे भी एक कहानी ये है कि
बीजेपी को पता है कि घाटी में खाता खुलना मुश्किल है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद आज़ाद ख्यालों से चुनाव में लड़ेंगे और वो बीजेपी की भी आलोचना करेंगे चुनाव के दौरान और कुछ सीटें हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो उनका इलाका है भद्रवाह वाला, वो उस तरफ का इलाका है, और चूंकि पुराने नेता हैं तो घाटी में भी उनकी ठीक ठाक घुसपैठ है वोटों के बीच में। तो बीजेपी को लगता है कि 2 4 5 सीटें, जितनी भी वो सीटें निकाल सकते हैं या जितनी भी सीटों पर वो विपक्षी पार्टियों को हराने में कामयाब होंगे, तो अंततः वो काम आ सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रह सकती है। तो कुल मिलाकर 4 फ्रंट पे काम, एक विकास का, एक डिलिमिटेशन के बहाने, एक एसटी की सीटों के बहाने, एक गुलाम नबी आज़ाद के बहाने, 5 हो गया, एक 5वां अब हो गया पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने के बहाने। तो इसके बावजूद भी अगर जम्मू कश्मीर को हिंदू मुख्यमंत्री, पहला हिंदू मुख्यमंत्री नहीं मिला, तो फिर क्या कहा जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।